हो रही है शायद रिकॉर्डिंग। अब बाय वेडिंग क्लोथ्स कर लिया हमने, इसके बाद हम इनवाइट कर लेंगे। अब सेंड इनवाइट टास्क, और यहाँ पे सेंड इनवाइट, सेंड इनविटेशन टू गेस्ट। ठीक है, अब लास्ट में आखिरी काम क्या होगा, मैरिज कंप्लीट्स। अब मैरिज कंप्लीट करने के लिए कहाँ जाएंगे, जो हमने मल्टी थ्रेड वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में बनाया था ना, रजिस्ट्रार सर्विस, मैरिज रजिस्ट्रार सर्विस, याद है? मैरिज रजिस्ट्रार सर्विस बनाया था ना हमने अंडर एज एक्सेप्शन के लिए, तो वहीं पे भेज देंगे। जब ये शादी होगी ना, उसी क्लास को कॉल कर देंगे। फिर मैरिज कंप्लीट्स विद रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे टास्क हो गए ना, भर भर के 1 2 3 4 5 6 7 8 टास्क हो गए। अब बनाएंगे थ्रेड। ठीक है, अब थ्रेड में कर देंगे मैच मेकर, मैच, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन अब मीट कराने का काम किसका है, मैच मेकर का ना, तो मैच मेकर दोनों को मिलवाएगा। उसके बाद एग्री टू मैरी, तो ये थ्रेड, फिर मैच मेकर। अभी ना हम और भी देखेंगे, हमको ऐसे में सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं ना, आगे जाके एग्जीक्यूटर्स आते हैं, उसमें हमको मल्टीपल थ्रेड्स नहीं बनाने पड़ते हैं, रीयूज़ हो जाते हैं। 4 5 थ्रेड बनते हैं, वही रीयूज़ होते रहते हैं। थ्रेड पूलिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है उसके अंदर। तो फिर बॉय को और ब्राइड ग्रूम कर लेते हैं। बॉय गर्ल तो ऐसे लग रहा है चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं। ठीक है, तो न्यू थ्रेड, अब इसमें क्या आ जाएगा, एग्री टू मैरी। उसके बाद थ्रेड हमारा, उसके बाद पंडित जी आएंगे। तो ये देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, एक टास्क है जो हम किसी को असाइन कर रहे हैं, है ना। तो ये पंडित को असाइन किया हमने, डेट टास्क, फिर वेडिंग वेन्यू, तो थ्रेड लड़की वाले कराते ना शादी, तो सिस्टर ब्रदर, सिस्टर सिबलिंग, सिस्टर सिबलिंग कर देते हैं। सिबलिंग का टास्क को वेन्यू बुक, न्यू थ्रेड, वेन्यू बुक टास्क। अब थ्रेड लड़की वाली बन जाते हैं हम। प्रिंट टास्क भी सिस्टर्स फादर, अच्छा ग्रूम्स सिबलिंग, ब्राइड, ब्राइड सिबलिंग का ये काम हो गया। ब्राइड के फादर जी को भेज देते हैं, न्यू थ्रेड, कार्ड प्रिंट करवाने। और थ्रेड ब्राइड की मदर को भेज देते हैं कपड़े खरीदने के लिए। और जो इनवाइट है वो कौन करेगा, मामा को भेज देते हैं। वैसे तो कोई भी जा सकता है, पर मामा को भेज देते हैं, सन इनवाइट। ठीक है, अब ये लास्ट टास्क तो फिर से ब्राइड ग्रूम को ही करना पड़ेगा। फिर ब्राइड ग्रूम अगेन, क्योंकि मोर ऊपर कर दिया उन्होंने ना, दूसरा टास्क कर रहे हैं दोबारा। तो मैरिज कंप्लीट टास्क। तो अब ये हमारे थ्रेड बन गए, टास्क हो गए 8 हो गए थ्रेड हमारे, 3 3 2, हाँ 8 थ्रेड हो गए हमारे। अब मैं क्या करूँगा, मैच मेकर, यार जल्दी जल्दी में, मैच मेकर डॉट स्टार्ट, इसको शुरू होना है सबसे पहले, है ना। मतलब स्टार्ट तो हमको सबको ही करना है। ब्राइड ग्रूम अगेन नहीं, ब्राइड ग्रूम डॉट स्टार्ट, एग्री करना पड़ेगा इसमें साथ में, एग्रीमेंट डॉट स्टार्ट। और क्या है, पंडित जी को भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर ब्राइड के सिबलिंग को
को हम कह देंगे भैया शुरू हो जाओ अपने काम पे। फिर ब्राइड के फादर को कह देंगे भैया आप स्टार्ट हो जाओ। फिर ब्राइड की मदर को कह देंगे आप भी स्टार्ट हो जाओ। ब्राइड के अंकल को कह देंगे आप भी स्टार्ट हो जाओ। और फिर ब्राइड ग्रूम को फिर से कह देंगे मान गई हो तो शादी कर लो। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी, जब हम इसको चलाएंगे तब अभी हाँ तो देखो अभी हुआ क्या, मिल गए, एग्री कर ली। अबे बहुत अच्छा है, सेम ही आ गया। कंप्लीटेड मैरिज डिसीजन, सेंड इनवाइट, गेट वेडिंग क्लोथ्स। हाँ बिल्कुल सही आ गया। लेकिन हाँ परफेक्ट हो गया। लेकिन यूजली हमने ना वो भी रखा हुआ है ना, इस सीक्वेंस में रखा हुआ है हमने। मतलब जब तक रजिस्टर होगा ना तो एकदम हो भी जाएगा। ये कभी ख़राब नहीं हो रहा यार, कितना मस्त है। बहुत रेयर होता है ऐसा हो जाए, क्योंकि यूजली टाइम लग जाता है ना। कभी अभी थ्रेड शेड्यूलर बिल्कुल सही शेड्यूलिंग कर रहा है फ़िलहाल ये ना, कुछ भी वो नहीं कर रहा है। और कितनी बार चला लिया ये तो चेंज ही नहीं हो रहे हैं इसके सीक्वेंस। और एक बार भी चेंज नहीं हुआ इसका सीक्वेंस। तो क्या ऐसा लग रहा है हार्ड कोडेड है। एग्री टू मैरी, उसके बाद सेंड इनविटेशन। नहीं अब ख़राब हो गया ना, एग्री टू मैरी के बाद ही सेंड इनविटेशन हो गया। और फिर मैरिज कंप्लीट हो गई, फिर कपड़े खरीद रहे हैं। ठीक है हाँ सही, अब ख़राब हो गया ना ये, ठीक है। अभी भी कुछ ख़राब हुआ है क्या? नहीं अब वापस सही हो गया सारा। ठीक है तो मतलब इसको हम गारंटी नहीं दे सकते कि सही हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है ये भी ठीक है। अब नहीं ये भी गलत है, क्योंकि कार्ड पहले प्रिंट हो गया ना, वेन्यू बाद में बुक हुआ है। ठीक है तो ठीक है हाँ। तो ये वैसे ख़राब सीक्वेंस में आके हम बस ये कंफर्म कर रहे हैं कि इसकी सीक्वेंसिंग की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि थ्रेड शेड्यूलर जब चाहेगा जब वो सीक्वेंस कर लेगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ हर बार ही सेम सीक्वेंस आए। तब क्या करेंगे, तब एक काम करेंगे हम, जो मेन थ्रेड आ रहा है अपना मेन थ्रेड मैच मेकर तो स्टार्ट करेगा ये काम अपना। इसका काम क्या है, लड़के लड़के को मिलाना। ठीक है फिर मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे, जब तक मैच मेकर का काम पूरा ना हो जाए इसी के ऊपर बस ज्वाइन लगा दूँगा नीचे। अरे यार हैंडल करने के लिए कह रहा है, तो हैंडल की जगह हम ऊपर थ्रोस लगा दिए हमने यहाँ पे ना। और फिर ब्राइड ग्रूम मीट करेंगे। अब जब तक वो एग्री ना कर लें, जब तक पंडित जी को अपना काम नहीं करना चाहिए, तो मैंने यहाँ ज्वाइन लगा दिया। जब पंडित जी जब तक काम ना कर दें अपना, जब तक सिबलिंग को अपना काम नहीं करना। सिबलिंग का क्या टास्क है, वेन्यू बुक करना है ना। तो जब तक सिबलिंग को शुरू नहीं होना चाहिए, तो सिबलिंग को वेन्यू बुक नहीं करना चाहिए जब तक पंडित जी का काम पूरा ना हो जाए। ठीक है तो जो ब्राइड सिबलिंग है, ब्राइड सिबलिंग से पहले पंडित जी का काम होगा, फिर ब्राइड सिबलिंग का काम पूरा होगा डॉट ज्वाइन। तब भी ब्राइड का फादर क्या कर रहा है, कपड़े खरीद सकते हैं ना। लेकिन हाँ तो कपड़े तो मदर खरीद रही है ना शायद, ब्राइड मदर। तो मदर को हम छोड़ देंगे, मदर ज्वाइन से पहले हो जाएगा। ठीक है ये सेंस बना रहा है ना, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट टास्क हैं, कपड़े खरीदना और वेन्यू बुक करना। लेकिन कार्ड बुक करवाना इससे पहले होना चाहिए हमारा वेन्यू बुक। तो वेन्यू बुक हो रहा है जब तक कार्ड नहीं बनते। फिर मामा जी जाएंगे हमारे करवाने कार्ड प्रिंट। लेकिन जब तक मामा जी को जब कार्ड बांटने जाना है, जब फादर अब वो करवा ले, वेन्यू बुक करवा ले। नहीं फादर क्या कर रहे थे, फादर कर रहे थे अच्छा कार्ड बंटवाने। हाँ कार्ड नहीं बने तो मामा लेके क्या जाएगा इनवाइट करने। तो अब लास्ट में क्या बचा, जब तक अंकल कार्ड ना बांट दें, जब तक शादी नहीं होनी चाहिए। तो ज्वाइन ठीक है, अब हमने इतने सारे ज्वाइन लगा दिए। अब हम जितनी बार भी चलाएं, अब सीक्वेंस नहीं टूटने वाला। अब कितनी बार भी चला लो अभी सही में रहेगा। अब देखो अब दिख रहा है, एक बार भी अगर कुछ अलग दिखे तो बताना, वैसे कभी भी अलग नहीं होने वाला, क्योंकि सीक्वेंस उसी के थ्रू चलेगा। तो ये फ़ायदा हुआ हमारा ज्वाइन का, कि हमने ना एक टास्क को दूसरे टास्क पे डाल दिया, डिपेंडेंट बना दिया एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड के एग्जीक्यूशन के ऊपर। जब तक एक थ्रेड का काम कंप्लीट नहीं होता, जब तक दूसरा थ्रेड अपना काम शुरू नहीं करेगा। बट अब दिक्कत ये है, ये तो हमने एक ही मेथड के अंदर बनाए इतने थ्रेड्स। यूजली ऐसा होता तो है नहीं कि हम एक ही थ्रेड के अंदर सब कुछ बना दें और सारा काम एक के अंदर कर दें। यूजली डिफरेंट मेथड्स होंगे।
फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये वाला थ्रेड भेजना पड़ेगा एक दूसरे मेथड के अंदर, जो इसको इस थ्रेड को स्टार्ट करने से पहले खड़ा हो जाएगा इसके आगे कि नहीं आपको रन नहीं होने दूंगा मैं। और दूसरा ये है, यहाँ पे ना हमने स्टार्ट किया हुआ है, जैसे हमने तो यहाँ पे मेन थ्रेड में स्टार्ट करने से ही रोक दिया ना, हमको स्टार्ट करने से नहीं रोकना चाहिए, हमको स्टार्ट होने देना चाहिए, हमको वहाँ पे रुकना चाहिए, जब इसको सीपीयू मिल जाए वहाँ पे रुकना चाहिए इसे, ताकि अगर वहाँ पे रुका हुआ है, अब यहाँ पे ना वैसे आपके यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका यूज़ केस कहता है कि तुरंत ही आप शुरू होने चाहिए, तब तो आप रिसोर्स लेके बैठ जाओ, और रिसोर्स लेके बैठ जाओ, जैसे ही टास्क खत्म होगा जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, जैसे ही वो ख़त्म होगा वैसे ही आप शुरू हो जाओगे, अगर आपके पास रिसोर्स लेके आप बैठे हो तो। लेकिन अगर आप रिसोर्स लेके नहीं बैठे तब क्या होगा, फिर आपको थ्रेड शेड्यूलर के लिए वेट करना पड़ेगा, आपका डिपेंडेंट टास्क तो हो गया, लेकिन आप थ्रेड शेड्यूलर के लिए बैठे हो कि यार ये जब देगा जब मैं काम करूँगा, तब यहाँ पे अब पूरा डिपेंड कर जाता है ये उसके ऊपर, कहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको क्या करना है। और तो बस, तो हमने ज्वाइन देख लिया अच्छा खासा, पर ये यूज़ नहीं होता आज के टाइम में, हम लैच यूज़ करते हैं इसकी जगह ना, लैच एंड बैरियर्स। पर ये एक अच्छा खासा इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ज्वाइन, वाई डू यू यूज़ ज्वाइन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइन एंड शील्ड। अब एक और आता है इसमें, हाँ इसमें भी और भी आता है, वेट भी आता है इसके अंदर ना, हमने चलो वेट के भी पहुँचेंगे बाद में। तो हमने ज्वाइन कर लिया, अब ज्वाइन के बाद वेट एंड नोटिफाई बचा है क्या, ठीक है नोट्स में चलते हैं। ओके मल्टी थ्रेडिंग, तो हम ये काफ़ी कुछ कर चुके थे पहले से ही, थ्रेड प्रायरिटीज हमने कवर कर लिया है, ज्वाइन हमने अब देख लिया है, और इंटरप्ट अभी देखिए, इंटरप्ट तो बेसिक एक आइटम है, थ्रेड डॉट इंटरप्ट, इसमें तो कुछ खास होता नहीं है। और नहीं 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 नहीं, अरे चलो आपने पहले ही अगर इतना इतना इंटरेस्ट दिखा दिया तो इसमें पहले ही चल जाते हैं। अभी तक हमने कि इंटरप्ट के लिए एक अलग बना लेते हैं ना, इंटरप्ट का एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है। ओके तो पैकेज बनाएंगे फिर से यहाँ पे इंटरप्ट, ठीक है। तो अभी तक हम थ्रेड और स्लीप कर रहे थे ना, छोड़ता है, हाँ बिल्कुल सही। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिस आउट किया, ठीक है, मेन थ्रेड है फर्स्ट लाइन। अब मैं नया थ्रेड नहीं बना रहा हूँ, ये भी मेन थ्रेड चल रहा होगा ना, उससे समझ आ जाएगा एक थ्रेड बना के उसमें काम करूँ। बताओ आपके कैसे करना है। देखो यहाँ पे अगर थ्रेड और स्लीप लगाया हमने और मैं बोला कि 4 सेकंड के लिए रुक जाओ, तो हमेशा ये एरर देता है ना। इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे थ्रोस लगाते हैं, मेथड के ऊपर स्नीकी थ्रोस लगाते हैं, ठीक है। और बाकी का ऑप्शन क्या है अपने पास कि ट्राई कैच दे दो, ये हमने कहाँ पे देखा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में है ना। यहाँ पे इसने थ्रोस नहीं लगाना अपने को, फिलहाल हम कहते हैं ट्राई कैच लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या, अच्छा ठीक है, वैसे लिखने में कुछ है नहीं, हाँ हाँ आता है सब आता है इसमें, मोर एक्शंस करके जाओगे तो ये बॉयलर प्लेट कोड होते हैं ना, ये सारे आईडी देते हैं। तो अब इसमें क्या है, हमको यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप 4 सेकंड के लिए किया है, तो अब हमने थ्रेड में पढ़ा, सॉरी मल्टी एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ा हुआ है, जब भी एक्सेप्शन आता है हमारा फ्लो इंटरप्ट हो जाता है, तो हमको ऑल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ती है जब हमारा फ्लो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थ्रेड इंटरप्टेड ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, ओके ओके ओके, इसको हम फिर एक नई थ्रेड ही बनाते हैं। तो डायरेक्ट अब मैं दूसरे तरीके से थ्रेड बना रहा हूँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी ना यहाँ पे, ठीक है। समझ आ रहा है सारा कैसे बन रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं बस यही लिख दूँगा, ठीक है, सही है, समझ आ गया कैसे बनाइए।
डाउट है तो बता दो। ओके, आपने फिर मतलब प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। ये कौन सी है, ये हमने किस तरीके से बनाया है, इनर एनोनिमस क्लास से। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, लेकिन एनोनिमस क्लास के अंदर, ये एनोनिमस क्लास नहीं है यार, ये मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर है थ्रेड का, है ना। थ्रेड के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया है, लैम्डा से वो बना दिया है रनेबल। रनेबल अगर मैं यहाँ पे टास्क बना देता इक्वल्स टू और ये लगा देता, तो ये सेम है ना ये। अब मैं ये टास्क इसके अंदर डालूँ थ्रेड के अंदर, या इसी को इसके अंदर बना दूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो जब मैं कोड लिखता हूँ ना, कोड रिव्यू करने वाले इसलिए रोते हैं क्योंकि मैं ऐसा ही लिखता हूँ। तो फिर अगर जिनको नहीं आता फिर वो मुझे सुनाते रहते हैं कि क्यों पहले जैसे कोड लिखा जाता था वैसे ही लिखने में ज़्यादा अच्छी बात है। फिर जब मैं लड़ता हूँ उनसे, फिर वो इवेंचुअली ये बोल देते हैं, देखो हमको नहीं आता तो आप ऐसे ही लिखो, क्योंकि कोड रिव्यू करने में दिक्कत आती है। उनका पॉइंट भी ठीक है, जो बहुत बड़े हैं ना प्रोफाइल में, उनको सीख के कोई सेंस भी नहीं है उनका ना। उनको तो कोड रिव्यू करना छोड़ भी देना चाहिए वैसे। कोड रिव्यू सीख करना ही उसको चाहिए जो कोड सेवी टाइप हो ना, पहले पहले से ही। अब मैं अलग से वो बनाऊँ, कहीं यूज़ तो होना नहीं है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इस टास्क को मैंने अंदर कर दिया तो इनकैप्सुलेशन और हाई हो गई ना। तो मतलब 10 से 12 एग्जाम वो दे दिए जा सकते हैं कि क्यों ऐसा करना ज़्यादा बेटर है अलग अलग तोड़ने से अच्छा। तो हमको एक ही थ्रेड बनाना था, तो यहाँ पे हो गया काम। इवन मैं यहाँ पे स्टार्ट भी कर सकता हूँ इस थ्रेड को ना सीधा, बट अब अभी के एग्जांपल के लिए हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली। तो हम थ्रेड डॉट स्टार्ट करेंगे। अब फ्लो कहाँ जाएगा, अब देखो स्टेट्स बताओ पहले इसकी क्या है। इसकी न्यू स्टेट है, ठीक है। इसकी क्या है, ठीक है। और यहाँ पे ये जब एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी ट्राई से, यहाँ पे स्टेट इसकी हो जाएगी रनिंग, और यहाँ पे स्लीपिंग स्लीप हो जाएगी, स्लीप वेट सारी एक ही लेवल पे हम करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे इसका ये लाइन हो जाएगा तो ये एंड हो जाएगा, डेड हो जाएगा। डेड वर्ड अच्छा नहीं लग रहा मुझे, एंड कर देते हैं। बात तो ऐसे सेम है बट ओके, ठीक है। तो ये स्टेट्स है। तो जब यहाँ पे स्टार्ट करूँगा मैं, उसके बाद फ्लो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। मतलब ये नया फ्लो है, एक थ्रेड अलग चलेगा जो इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा लाइन नंबर 11 से। और जो मेन थ्रेड है, जो मेन मेथड का मेन थ्रेड है, वही इसके बाद आगे आ जाएगा लास्ट लाइन में, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये ऊपर वाला 4 सेकंड रुक रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं थ्रेड डॉट स्लीप 1 सेकंड रुकूँ, ठीक है। अब इसको मैं हैंडल नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे थ्रो आईओ एक्सेप्शन कर देता हूँ, इंटरप्ट एक्सेप्शन, ठीक है। ये अलग थ्रेड है, याद रखना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थ्रेड जो हमारा मेरा यूज़र डिफाइंड थ्रेड है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंटरप्ट, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट फ्लो बताओ क्या होना चाहिए। ऑब्वियस है, बहुत ही ऑब्वियस है। ये 1 सेकंड वाला क्यों कर चलेगा कभी भी। देखो अभी काम करता है, मैं बता देता हूँ ना। पहले फर्स्ट लाइन, सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, है ना। उसके बाद ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बस। फिर यहाँ से थ्रेड को हम रजिस्टर कर देंगे थ्रेड शेड्यूलर में कि आपको जब भी सही लगे इसको सीपीयू दे देना। यूजुअली मेरा कोर्स काफ़ी 10 कोर्स का सिस्टम है और काफ़ी अच्छी इसकी वो है स्ट्रेंथ है, और इसकी रैम और सीपीयू सब बढ़िया है, तो तुरंत मिल जाएगा इसे सीधा। और दूसरा ही थ्रेड चल रहा होगा, एक मेन और एक ये, मतलब इंटरनल तो बहुत सारे थ्रेड ग्रुप्स होते हैं, उसके बहुत थ्रेड चलते हैं। बट जो मेन ग्रुप से मैं स्टार्ट करूँगा उसमें बस एक मेन होगा और एक हमारा थ्रेड डॉट स्लीप या यूज़र डिफाइंड थ्रेड होगा, तो दो ही होंगे। तो इसको यूजली तुरंत ही मिल जाएगा स्टार्ट के बाद, रिसोर्स एकदम मिल जाएगा। फिर मैं 1 सेकंड वेट कर रहा हूँ, फिर मैं तुरंत यहाँ पे आके ये 4 सेकंड वेट कर लेगा। जब तक ये 1 सेकंड वेट करेगा ना, श्योरिटी है कि ये यहाँ पे वेट करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा ना ये, यहाँ पे चाहे एक लाइन हम और ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे सिस आउट थ्रेड स्टार्टेड वर्क, थ्रेड स्टार्टेड वर्क, ठीक है।
तो इससे पता चल जाएगा कि ये थ्रेड स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 सेकंड वेट करूँगा ना, वैसे ये यहाँ पे वेटिंग पे भी पहुँच जाएगा। फिर जैसे उसके बाद क्या होगा, ये वेटिंग स्टेट में पड़ा होगा, और इसको क्या कर दूँगा मैं, इंटरप्ट कर दूँगा थ्रेड को कि हेलो प्लीज़ डोंट स्लीप एनी मोर। और फिर होगा क्या, इस 4 सेकंड पूरा नहीं सोएगा, पहले ही उठ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगी, थ्रेड इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ जाएगी। उसके बाद इस ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये लाइन पहले, हाँ बिल्कुल। तो अब ये वाली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी 15 या लास्ट लाइन 23 एग्जीक्यूट होगी, इसकी गारंटी मैं भी नहीं दे सकता। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। वैसे तो बनता इसी को है कि इसको पहले होना चाहिए, बट कोई भी हो सकता है क्योंकि टू डिफरेंट थ्रेड्स में काम चल रहा है। तो अब अगर इसको रन करते हैं, फर्स्ट लाइन थ्रेड स्टार्ट्स टू वर्क, लास्ट लाइन और फिर थ्रेड स्लेप्ट इंटरप्टेड ड्यूरिंग स्लीप। कैच में चला गया था ना ये। अगर मैं यहाँ पे ये 1 सेकंड का स्लीप नहीं लगाऊँ ना अगर, तो फिर गारंटी नहीं है, मतलब फिर वो एक अलग क्वेश्चन बनेगा। अभी बाद में देखते हैं इसका। ये देखो फर्स्ट लाइन, ये अच्छा सीक्वेंस सही मेंटेन हो रहा है, पर कभी सीक्वेंस हिल भी सकता है। देखो इसमें भी नहीं, इसमें भी सेम है अभी तक, इसमें भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है रिजल्ट हर बार। ठीक है, इसको अभी रोक देते। एक ही बार होगा, मैं बार बार प्रेस कर रहा था। हाँ यहाँ पे मैं बार बार प्रेस कर रहा था, ये देखो ना यहाँ पे पूरा एक सर्कल घूमता है। ठीक है, तो ये समझ गए थ्रेड डॉट इंटरप्ट से क्या होता है। किसी भी थ्रेड में अगर मैंने इंटरप्ट कॉल किया तो वो सो रहा होगा तो एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, और अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थ्रेड इंटरप्टेड विदाउट स्लीप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम थ्रेड बनाएंगे वापस ना, इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर मैं एक सीधा सीधा एक कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे थ्रेड वर्क स्टार्टेड, एंड अब मैं क्या करूँगा, थ्रेड डॉट इंटरप्ट। ठीक है, अब क्या एक्सेप्शन आएगा, एंड वर्क एंड टास्क। अच्छा ये क्यों प्रिंट करना है इसको, या कर देते हैं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम टास्क एंड्स। तो ये ना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम से हमने पहले किया हुआ है। इसे करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, जो थ्रेड ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है उसका नाम हो जाता है। ये पहले भी हमने क्रिएट थ्रेड के अंदर या नेम के अंदर कवर किया हुआ है। अब हम चलते हैं वापस, इसको रन करते हैं। अब क्या हुआ, थ्रेड आया और थ्रेड ख़त्म हुआ, इवन दो वी हैव यूज इंटरप्टेड, लेकिन फिर भी इंटरप्ट हुआ नहीं, थ्रेड एक्सेप्शन रेस नहीं हुआ ना। अभी ना मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया करो, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बोला था इसके लिए कि अगर थ्रेड स्लीप मतलब स्लीपिंग स्टेट में हो तब ही इंटरप्ट करने पे एक्सेप्शन आती है। वो सो ही नहीं रहा है, वो तो नॉर्मल काम कर रहा है। आप तो जाके इंटरप्ट से हम जाके उस थ्रेड को बोलते हैं हे हेलो प्लीज़ डोंट स्लीप एनी मोर, स्टार्ट वर्किंग। लेकिन आपने बोला था कि 4 सेकंड तक काम ही मत करना। तब अब वो कहता है यार मुझे तो 10 सेकंड 4 सेकंड वेट करने के लिए बोला था, एक ही सेकंड हुआ, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो जाता है, क्योंकि बहुत सारे टास्क है ना जिसमें आपको नहीं करना चाहिए कोई। मतलब अब आपने 4 सेकंड दिया है तो जावा मानता है कि आपने को सोच समझ के दिया होगा 4 सेकंड। जैसे हम पेमेंट अगर गेटवे में काम कर रहे हैं तो पेमेंट गेटवे में 2 मिनट रुकने से पहले हम या तो बोल दें किसी एंड यूज़र को कि यार आपकी तो ट्रांजेक्शन हो गई डिक्लाइंड, तो ये बोल देंगे तो एक गलत इंप्रेशन देगा ना। क्या पता पेमेंट गेटवे स्लो, हमने 20 सेकंड का जो टाइम आउट दे रखा है, 20 सेकंड या 10 सेकंड जो भी हमने थ्रेशोल्ड अपना सेट किया हुआ है, एटलीस्ट उसको हमको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। इससे एंड यूज़र का ही फीडबैक ख़राब होता है। तो ये तो एक रियल लाइफ एग्जांपल टाइप हो गया, और इसमें भी थ्रेड्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो एक बस एग्जांपल है कि टाइम का यूटिलाइजेशन कर लेना चाहिए हमें। उससे पहले अगर हम छोड़ रहे हैं तब समथिंग माइट बी डिफरेंट। जैसे गेम है, मल्टी थ्रेडिंग यूजली गेम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो गेम में अगर मैंने एंड कर दिया, याद है मारियो खेल रहे थे हम एक दिन, तो जब मारियो ने गेम एंड किया था उसके बाद
जब तक वो दूसरा गेम में शुरू नहीं हुआ था, जब वो ट्रांजिशन देखा था जहाँ पे मारियो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहा था, तब अब उस एक स्टेज से जाने पे अब मैं कह रहा हूँ कि प्लेयर को ना वेट कराओ, प्लेयर के वो कंट्रोल्स रोक दो जब तक दूसरी स्टेट एक्टिव ना हो जाए। दूसरी स्टेज, पहली स्टेज तो मैंने कंप्लीट कर ली थी, फिर जो नेक्स्ट स्टेज में गया तो वहाँ पे तक जब तक मैं नहीं पहुँचूँ तो प्लेयर के पास कंट्रोल नहीं होना चाहिए ना कैरेक्टर हिलाने का, क्योंकि वो तो ऑटोमेटेड है कि कैरेक्टर जाके दूसरी स्टेज में जाएगा। तो वहाँ पे हमने कुछ सोच समझ के लगाया होगा ना कि ये 10 सेकंड का सीक्वेंस होगा जिसमें मारियो चलते चलते एक स्टेज से दूसरी स्टेज चल जाएगा। अब उस बीच मैंने अगर उसको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया और मेरा मारियो वापस मुड़ के दौड़ने लग गया, तब मैं क्या करूँ? ये तो बिल्कुल ही अजीब सिनेरियो हो जाएगा। तो इसलिए वो कह देता भाई एक्सेप्शन दे दो, गेम गेम क्रैश मार दो, या मतलब जो भी सही सॉल्यूशन लगे, बट डोंट लेट हिम डू एनी अदर स्टफ। तो 10 सेकंड तक के लिए अगर आपको मारनी थी उसकी, क्या कहते हैं, उसकी कंट्रोल मारने थे, देन यू मस्ट प्रोवाइड सम ऑल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन। अगर ऐसा हो गया कि उसको वापस एक्सेस मिल गया यूज़र को, जब एकदम जो बीच का ट्रांजेक्शन वाला वीडियो है वो प्ले ना करके सीधा यूज़र को स्टेज में डाल दो, तो वो सब काम हम यहाँ से करवा सकते थे। बट ऐसा कुछ काम हुआ ही नहीं, मतलब वो तो नॉर्मल चल रहा है गेम, उस बीच में हुआ ही नहीं, कुछ इंटरप्ट हुआ ही नहीं। हमने कहा था कि यार आपको सो जाओ, एक काम करो, आप 10 सेकंड के लिए सो जाओ, 10 सेकंड से पहले उठा दिए जब ये इंटरप्ट एक्सेप्शन आता है। लेकिन अब हुआ क्या कि वो सोया ही नहीं, वो उठा हुआ है, मस्त अपना काम कर रहा है। आप जा रहे हो भाई साहब उठ जाओ तो क्या बोलेगा, अबे पागल है क्या, उठा हुआ हूँ मैं। तो वही काम हो जाता है, इग्नोर कर दी जाती है कॉल। अगर थ्रेड अवेक है तो उसकी कॉल इग्नोर कर दी जाती है, और इसमें ना फिर कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे 3-4 और डाल देते हैं। जैसे 2 बार स्टार्ट अगर हम करते हैं तो लीगल स्टेट एक्सेप्शन आता है, क्योंकि एक बार थ्रेड अगर रजिस्टर हो जाता है थ्रेड शेड्यूलर में, देन यू कैन नॉट री, हाँ, मतलब रीअसाइन नहीं कर सकते थ्रेड शेड्यूलर को। एक बार अगर असाइन कर दिया थ्रेड को तो उसमें इलीगल स्टेट हो जाती है, दैट थ्रेड हैज़ ऑलरेडी बीन असाइन टू मी। तो थ्रेड शेड्यूलर कह देता है कि भैया ये तो कुछ खराबी है, देन एक्सेप्शन रेस हो जाता है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। तो बट अगर मैं मल्टीपल इंटरप्ट मारूँ एक ही थ्रेड के अंदर, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये अलाउड होता है, इग्नोर हो जाता है ना। और मोस्ट प्रोबेबली ये वाला थ्रेड ना बचा भी नहीं होगा, थ्रेड डॉट स्टार्ट करते ही मर गया होगा। ठीक है, अब ये तो एक एग्जांपल हो गया ना कि स्टार्ट से पहले। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अलग बनाऊँ या सेम में कर दूँ दूसरा भी? ओके, यही फिर से, ठीक है। तो थ्रेड डॉट स्टार्ट जब हम करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो रन मेथड होता है थ्रेड का वो कॉल हो जाता है, रनेबल इंटरफेस का रन मेथड कॉल हो जाता है। अब जब रनेबल का रन मेथड कॉल होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन यही है, बस हमने इसको लैम्डा के थ्रू कर दिया, रनेबल का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। अब ये जो हमारा ये जो हमारा पुराना वाला एग्जांपल है ना, यहाँ पे थ्रेड मेरा सो रहा था 4 सेकेंड से ले, और मैंने 1 सेकेंड का वेट किया, और जब तक 3 सेकेंड बचे हुए थे थ्रेड को, मैंने उसको उठा दिया। ठीक है, अब अगर मैंने उस थ्रेड को उठा दिया 1 सेकेंड के बाद ही, तब क्या होगा कि अब मैं तो कहा था 4 सेकेंड के लिए सोते रहना, 4 सेकेंड के बाद उठ के काम शुरू करना। अब मैंने उसको 3 सेकेंड में उठा दिया, 3 सेकेंड बचे हैं, उसको 3 सेकेंड और सुना था, तो क्या करेगा वो? एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा क्या सीधा? तब मेरी तो फंक्शनैलिटी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ सोच समझ के ही डाला हुआ कि 10 सेकेंड रुकना है आपको। तो इस केस में एक्सेप्शन रेज हो जाता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, कि मैं सो रहा था मुझे जगा दिया। लेकिन अगर मेरा थ्रेड सो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो स्लीप था ही नहीं, तो अगर किसी उठे हुए आदमी को हम जाके बोलेंगे भाई साहब उठ जाओ, तो वो हमको पागल बोलेगा बस ही, और कुछ नहीं होगा। तो वही सीन है, अंधा है क्या बोल के हमको भगा देगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होती है, इसकी जो ये होती है इसको इग्नोर कर देता है, इग्नोर बिकॉज थ्रेड इज़ नॉट स्लीपिंग। तो बस यही होता है इसमें। तो अब ये मल्टीपल भी अगर हम कर दें ना, तब भी कुछ नहीं होता, ये मल्टीपल में भी कोई एरर नहीं आती, क्योंकि ये थ्रेड ना डेड हो चुकी। अब और एक चीज़ देखो, अभी तक मैंने थ्रेड स्टार्ट भी नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक अब ना दो इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस में एमसीक्यू में दो तरीके से दिखा देते हैं। एक तो दिखाते हैं कि थ्रेड डॉट स्टार्ट करने के बाद मैंने इंटरप्ट मार दिया सीधा सीधा, ठीक है, ये एक हो गया, कुछ नहीं होता इसमें ना, यहाँ पे भी थ्रेड स्टार्टेड वर्किंग आ गया। और एक में हो जाता है कि इसको बाद में स्टार्ट कर दिया इंटरप्ट के बाद, कहीं पे भी रख दो कोई मतलब नहीं है,
पहले कर दो बाद में कर दो, क्योंकि सीन ये है कि थ्रेड पहले तो थ्रेड ने अगर ऐसे काम कर रहे हैं अगर हम, तो थ्रेड तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, आप पहले इंटरप्ट कर रहे हो। मतलब अभी तो थ्रेड खाली हमने न्यू स्टेट में, थ्रेड रजिस्टर भी नहीं हुआ है, थ्रेड बना ही नहीं है। रेडी स्टेट में तो पहुंचेगा उसके बाद, जब रनिंग स्टेट में होगा जब कुछ होगा ना। अभी इस वाले एग्जांपल में तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, आपने इंटरप्ट मेथड कॉल कर लिया, और इंटरप्ट मेथड के अंदर जाके भी पढ़ोगे ना, अनलेस द थ्रेड करेंट थ्रेड इज इंटरप्टिंग इटसेल्फ विच इज़ ऑलवेज परमिटेड। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो सबको। तो इसमें वही लिखा होगा, पूरे के अंदर ये लिखा है। अच्छा यहाँ पे ये भी है, इंटरप्टिंग अ थ्रेड दैट इज़ नॉट अलाइव नीड नॉट हैव एनी इफेक्ट। हाँ, तो अभी जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे पूरा अगर पढ़ोगे ना, इसमें सारी वही कंडीशन है मैं बता रहा हूँ कि अगर इस वाले में क्या हुआ है, इस वाले में यही तो हुआ है ना, थ्रेड अलाइव ही नहीं है, बन गया है लेकिन अभी क्रिएट नहीं हुआ है ना, अभी ये न्यू स्टेट में है, ये रेडी स्टेट में नहीं है, इसको रजिस्टर होना पड़ेगा ना पहले, फिर रजिस्टर होने के बाद सीपीयू मिलेगा जब ये रनिंग स्टेट में होगा। अभी तो क्या है, अभी तो है ही नहीं, रन ही नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसको ऊपर भी करके यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं थ्रेड डॉट वेट लगा दूँ, और थ्रेड डॉट स्लीप लगा दूँ मैं यहाँ पर 3 सेकेंड्स का, या 1 सेकेंड भी इज़ इनफ। अगर मैं 1 सेकेंड लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं थ्रोस इंटरप्ट एक्सेप्शन कर देता हूँ, अब मैं चलाऊँगा तब क्या हुआ, अभी 1 सेकंड के अंदर थ्रेड डेड हो चुका होगा, ये वाला थ्रेड क्या डेड, हाँ ये वाला थ्रेड डेड हो चुका होगा ना 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि कितने ही टास्क है, एक ही तो लाइन है इस थ्रेड के अंदर, तो मिली सेकेंड का काम है, मैंने पूरा 1 सेकंड दे दिया। तब अब जब तक ये वाली कॉल होंगी जब तक तो थ्रेड डेड हो चुका होगा मेरा। तो चाहे थ्रेड डेड हो या चाहे बना ही ना हो, अगर हम उस टाइम पे कॉल कर रहे हैं, या थ्रेड सो ही नहीं रहा हो, हम उस टाइम पे इसको कॉल कर रहे हैं, तब ये एक्सेप्शन शो कर देता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अच्छा, ओ शिट, उल्टा बोल दिया मैंने कि अभी, ठीक है। हाँ, जब भी थ्रेड अगर डेड है या भी क्रिएटेड ही नहीं है, रन नहीं कर रहा है, उस टाइम पे अगर हम इंटरप्ट भेजते हैं तो थ्रेड कुछ नहीं करता है, इग्नोर हो जाती है उसकी कॉल। लेकिन अगर वो वेटिंग स्टेट में या स्लीपिंग स्टेट में हो, तब हम उसको इंटरप्ट करते हैं, तब वो थ्रेड इंटरप्ट एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, ठीक है। और इसी के लिए ये इंटरप्ट एक्सेप्शन देख रहे होंगे बहुत मल्टी, उसके टाइम से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइम से हम देख रहे हैं इसको, तो ये कैसे कॉल करते हैं हम ये समझ गए होंगे अब, ठीक है। मैं उस टाइम भी, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे मैंने इसको कैच ब्लॉक के अंदर ही डाला था, इसके बाद कुछ नहीं किया था, उसका सोल रीज़न ये था, वरना फिर मल्टी थ्रेडिंग के अंदर भी हाथ डालना पड़ता, ठीक है। तो अभी हमने इंटरप्ट कर लिया, ठीक है, बढ़िया है, तो हमने इंटरप्ट कर लिया। अब ओके, शट डाउन हुक्स भी कर लेते हैं, उसके बाद वेट ही आएगा। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे ना इंटरप्ट में, अ थ्रेड कैन बी इंटरप्ट another sleeping thread or a waiting thread, but one thread is able to interrupt only another sleeping or waiting thread। तो अभी जैसे हमने थ्रेड और स्लीप किया था ना, अभी वेट मेथड भी होता है, और जो वेट मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड होते हैं। याद है मैंने बोला था 11 ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड हम कवर करेंगे सबको, तो उनमें से वेट मेथड भी होता है, वेट एंड नोटिफाई। तो ये 5 मेथड है, इनके ही ना ओवरलोडेड है ये वेट एंड नोटिफाई, वो 5 करेंगे, इसके बाद ही करेंगे हम। तो ठीक है, और क्या है, टू इंटरप्ट थ्रेड, हम ये थ्रेड क्लास का इंटरप्ट मेथड कॉल कर देते हैं, बस जिस थ्रेड को इंटरप्ट करना हो उस थ्रेड के अंदर ऊपर कॉल करते हैं, मतलब उस थ्रेड का इंस्टेंस मेथड कॉल करते हैं हम इंटरप्ट, बस इसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे। और ये रहा नो इफेक्ट और इंटरप्ट कॉल, तो यहाँ पे ये आई एम स्लीपिंग और थ्रेड डॉट इंटरप्ट, थ्रेड डॉट स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे थ्रेड और स्लीप तो यूज़ ही नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे तो प्रिंट कर रहा है खाली आई एम स्लीपिंग, लेकिन सो नहीं रहा है, तो आई एम नॉट स्लीपिंग होना चाहिए वैसे। तो उस टाइम पे अगर मैं ये थ्रेड डॉट इंटरप्ट करूँगा तो कुछ नहीं होगा, ये कॉल जो है वो वेस्ट चल जाएगी। यहाँ पे फिर ये लास्ट लाइन ये लिखी हुई है, थ्रेड डॉट इंटरप्ट इज एक्सेप्ट इफेक्टेड whenever our thread enters into waiting state or sleeping state, or if our thread does not enter into waiting sleeping state, interrupt call will be wasted। सिंपल सी चीज़ है। अब एक आता है शट डाउन हुक्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मेरे से पूछा था उसने गाना.com ने, मतलब गाना.com में एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने पूछा था शट डाउन हुक्स के लिए कि शट डाउन हुक्स क्या होते हैं।
कैसे होते हैं, हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो शटडाउन हुक्स में क्या होता है, जैसे हम ट्राई कैच फाइनली में करते हैं ना, फाइनली में हम क्लीन अप एक्टिविटी करते हैं, तो वैसे हम शटडाउन हुक भी यूज़ करते हैं क्लीन अप एक्टिविटीज़ के। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हम रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें डेटाबेस लॉगिंग कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट जब हम कह रहे हैं तो रिसोर्स मैनेजमेंट में कनेक्शन क्लोज कर रहे होंगे हम, फिर वो डेटाबेस के हो सकते हैं, एसक्यूएस के हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, हम खुद अपने एंड से ही बोल सकते हैं हम क्लोज कर रहे हैं, वरना ओपन भी छूट जाते हैं, फिर काफ़ी देर के बाद वो ऑटो क्लोज भी हो जाते हैं सारे कनेक्शन, बट इससे ले टेक सम टाइम, कोई बग छूट गया तो ओपन ही रहते हैं, फिर कोई और भी यूज़ नहीं कर सकता उनको। तो इसलिए हम जो रिसोर्स क्लीन होता है, रिलीज़ होता है, उसके में काम कर लेते हैं, या हम यहाँ पे जो अलर्ट मैसेज है ना वो कर लेते हैं। लेकिन ये जो शटडाउन हुक्स है, जो डिफरेंस है ना उसमें ट्राई कैच फाइनली में और शटडाउन हुक में, वो ये है कि ट्राई कैच फाइनली में, फाइनल ब्लॉक में हम जो ट्राई ब्लॉक में हम कोशिश करते हैं एक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर वो नहीं हो पाता उस तरीके से एग्जीक्यूट, तो हम कैच ब्लॉक में उसके ऑल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं और कहते हैं ये ट्राई ब्लॉक का अगर कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी गई है तो हमें फाइनली ब्लॉक के अंदर का कोड तो हमको एग्जीक्यूट करना ही करना है, और वो था रिसोर्सेज के लिए। और हमने फिर एक चीज़ देखी थी कि ट्राई के साथ भी रिसोर्स लगा देते हैं हम, ट्राई रिसोर्स याद है हमने किया था, तो वो भी एक नया तरीका था करने का ट्राई रिसोर्सेज। बट व्हाट इफ़ JVM ही बंद हो जाए, मेरी मशीन ही बंद हो जाए मेरी, उस टाइम पे मुझे कुछ करना है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में क्या होता है, जैसे कोई मशीन है आपकी, वो बंद हो रही है बार बार ना, आपको समझ नहीं आ रहा क्यों बंद हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हुक्स लगा दो उसके अंदर और लॉग्स प्रिंट कर दो कि क्यों बंद हुई, या उस मशीन का स्टेट, पूरा स्टेट प्रिंट कर दो उस मशीन का, कितना कौन सी मेमोरी ने कितना स्पेस लिया है, या आपके सारे स्टैटिक डेटा का डेटा प्रिंट कर दो, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाए कि आपकी मशीन की स्टेट क्या है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। और फिर ये अलर्ट मैसेज तो जाते ही जाते भी हैं, आपकी मशीन डाउन हो रही है तो ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, CTO CEO, इन सबको मेल चल जाता है कि ये मशीन मर रही है आपकी बार बार, फिर वो एक कॉल करेंगे और पूरी टीम हिल जाएगी जिसकी भी मशीन हिली है। तो अब बंद कैसे करना है, system.exit सबसे अच्छा तरीका है बंद करने के लिए। अब सीमा, अब एक चीज़ बताओ, हमने वो कर लिया था, एक सेकेंड, हमने स्क्रीन गया, ओके वेट जस्ट गिव मी 1 सेक, ठीक है वापस लाते हैं स्क्रीन को, ठीक है हमने, ओके नहीं 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 नहीं, फाइनलाइज किया है हमने, हाँ GC ये रहा ना GC, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब GC में क्या होता है, मैं सारे बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इसमें जो GC में हम कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं, फाइनलाइज, ठीक है। इस ए के अंदर हमने थ्रेड और स्लीप, ओके कूल, ये हमने इसलिए किया था GC के अंदर, ए के अंदर हमने फाइनलाइज को प्रिंट किया है ना। तो ये कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है जब फाइनलाइज कॉल होता है, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर डिलीट करने के टाइम पे फाइनलाइज कॉल करवा देता है। जब हम ट्राई कुछ करना चाहते हैं तो क्लीन अप एक्टिविटी के लिए फाइनली ब्लॉक के अंदर डेटा डाल देते हैं, जो भी ट्राई के अंदर हम खोलते हैं रिसोर्सेज वो फाइनली के अंदर बंद कर देते हैं, या लॉगिंग भी कर देते हैं, कैच के अंदर भी कर देते हैं यूजली, बट क्लीन अप एक्टिविटी इसलिए होता है फाइनली। तो सिमिलरली जब पूरी मशीन डाउन जा रही होती है, जब उस टाइम के लिए हम बनाते हैं शटडाउन हुक्स, ठीक है ओके। उसके एंड के लिए हमारे पास होता है शटडाउन हुक्स। अब इसमें शटडाउन हुक्स के लिए, अब शटडाउन हुक्स जो हैं वो थ्रेड ही बनते हैं, तो हम क्या करते हैं, शटडाउन हुक्स ऐड कर लेते हैं। और ऐड कहाँ पे करेंगे, रन टाइम क्लास होती है अपनी, उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो एक थ्रेड बना देते हैं, क्योंकि पैरेलल एग्जीक्यूशन चाहिए ना हमको, क्योंकि हमारा मेन थ्रेड तो मरने वाला है, तो हम एक पैरेलल थ्रेड्स बना के छोड़ देते हैं। और हम बहुत सारे थ्रेड्स बना, शटडाउन हुक्स रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे हम थ्रेड शेड्यूलर में रजिस्टर करते हैं ना, वैसे ही हम शटडाउन हुक्स भी रजिस्टर करते हैं कि यार ये टास्क हैं, आपको ना ये टास्क एग्जीक्यूट करने हैं, JVM बंद करने, मशीन बंद करने से पहले, जैसे आपको पता चले मशीन बंद हो रही है, प्लीज़ एग्जीक्यूट दिस टास्क। अब समझ आ रहा है, जब भी हम टास्क कहते हैं रनेबल को हम टास्क से क्यों वो करते हैं, क्योंकि हम टास्क को एक सिंगल वर्क ऑफ यूनिट बोल देते हैं, जो एक थ्रेड की डेफिनेशन में जो आ जाती है। तो वही है, एक सिंगल यूनिट ऑफ टास्क, हम एक टास्क बना देते हैं, चाहे वो लॉगिंग का हो या अलर्ट भेजने का हो। तो वो थ्रेड, अब जैसे मेरी मशीन डाउन जाएगी तो वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाएंगे।
बस इसके अंदर दिक्कत ये होती है, हम उन जो टास्क हैं हमारे, उनकी हम सीक्वेंसिंग गारंटी नहीं दे सकते। हम 4 टास्क बोल सकते हैं कि भाई आप लॉक करके आ जाना, आप सिक्योरिटी अलर्ट भेज दो, और आप इसकी कनेक्शन क्लोज कर दो, सारे रिसोर्स ये सब कर दो, बट इसका सीक्वेंस मैं गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, अब हम इसको रजिस्टर कहाँ करते हैं, रन टाइम हमारी क्लास होती है, इसके अंदर ये रन टाइम पूरी एक अलग ही जावा की क्लास है, जो OCJP के अंदर अगर हम कुछ करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके, लेकिन फ़िलहाल हमको कोई लेना देना नहीं है, हम शटडाउन हुक्स के टाइम पे देखेंगे इसका काम करेंगे बस। तो रन टाइम से हम रन टाइम का ऑब्जेक्ट लाते हैं, और रन टाइम के ऑब्जेक्ट के अंदर हम शटडाउन हुक लगा देते हैं, और शटडाउन हुक के अंदर क्या भेजते हैं हम, एक थ्रेड। ठीक है, तो अभी हम वही करेंगे, और फिर हम क्लोज़ कैसे करेंगे, system.exit चला देंगे, जिससे हमारी मशीन जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तब अब चलते हैं, हम अब ये बनाते हैं शटडाउन हुक्स। शटडाउन हुक्स काफ़ी अभी भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, बट पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ करता था ये शटडाउन हुक्स वाला ना। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत बार शटडाउन हुक्स करने भी नहीं पड़ते हैं, लगाने भी नहीं पड़ते हैं। फ्रेमवर्क्स ही हो गए इतने सारे, मतलब जो लॉक्स हैं हम कहते हैं कि हुक्स लगा देते हैं, डेवऑप्स कहते हैं नहीं 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 हमारे पास पहले से ही है, AWS ने हमको ये सब दे रखा है, मशीन क्लोज होते ही सारे लॉक्स वहाँ पे डल जाते हैं। तो फिर मैनेजर सीधा सीधा मना कर देता है, हम लोग खुश होकर बोलते हैं हुक लगा देता हूँ सर, डोंट वरी हुक लगा के आता हूँ। वो कहता है क्यों लगाओ के यार, AWS से ही हो जाता है। तो वो सारे टास्क अब वैसे ही क्लीन अप हैं, सारे रिसोर्स जो बनते हैं हमारे वो ऑटो, हम सब में टाइमर लगा के बैठते हैं। मतलब गुड प्रैक्टिस है अगर आप बंद करना चाह रहे हो, सब कुछ चाह रहे हो, बट इट्स नॉट वे टू इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि हम वैसे ही टाइम आउट रखते ही हैं सबके अंदर। जैसे अगर कुछ टाइम तक कुछ काम ना हो तो हम उसको कनेक्शन तोड़ देते हैं, तो वैसे भी हो ही रहा होता है, तो उसमें हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो GC नहीं, हम हैं मल्टी थ्रेडिंग में शटडाउन हुक्स। एक सेकेंड, शटडाउन हुक्स का पैकेज बनाया है कि हमने पहले ही, ओके कूल, तो शटडाउन हुक्स बना देंगे, शटडाउन हुक्स। तो इसकी एक सिंगल क्लास ही कर देंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड, और इसको टास्क बोल लेते हैं फ़िलहाल, और टास्क कौन सा बोलेंगे, इसको कह देंगे ईमेल अलर्ट्स, अलर्ट टास्क। ठीक है, न्यू थ्रेड sysout email alert, या अलर्ट मेल टास्क, अलर्ट मेल टास्क। ठीक है, ये हो गया अलर्ट मेल टास्क, हो गया एक। और एक और थ्रेड बना लेते हैं, उसमें क्या कह देंगे, लॉगिंग टास्क, न्यू थ्रेड। ये थ्रेड कैसे बना रहे हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, पक्का है ना, आपने प्रैक्टिस कर ली है इसकी। हाँ ठीक है, हाँ मतलब रनेबल का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं अंदर, रनेबल को हम लैम्डा के थ्रू उसकी चाइल्ड क्लास बना के उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं रन मेथड का, वो हम इसके थ्रू कर रहे हैं, और ये डायरेक्टली हम पास कर दे रहे हैं थ्रेड के कंस्ट्रक्टर के अंदर। और तीसरा क्या करेंगे, हम लॉगिंग कर ली, रिसोर्स क्लीनिंग, रिसोर्स क्लीनिंग। यहाँ तक तो थ्रेड का कॉन्सेप्ट है ना पूरा, यहाँ पे हम थ्रेड बना रहे हैं और कुछ नहीं किया हमने। और रिसोर्स क्लीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अपने अपने टास्क होंगे, अब ये तीनों थ्रेड हो गए मेरे। अब मैं क्या करूँगा, रन टाइम का ऑब्जेक्ट लाऊंगा। तो रन टाइम का ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है अपने को, रन टाइम इक्वल्स टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। ठीक है, अब रन टाइम डॉट एड शटडाउन हुक, ईमेल अलर्ट टास्क, रन टाइम डॉट एड शटडाउन हुक, लॉगिंग टास्क, रन टाइम डॉट एड शटडाउन हुक, रिसोर्स क्लीनिंग। ओके माय बैड, टास्क है ये भी, टास्क। ठीक है, और अब क्या करूँगा मैं,
सिस्टम डॉट एग्जिट 0। ठीक है, आ गया ये तीनों सीक्वेंस में आए क्या? ईमेल अलर्ट, रिसोर्स लॉगिन, नहीं 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 लॉगिन नीचे हो गया। ठीक है ठीक है, अब सीन क्या है, अगर मैं अब ना इसमें भी अलग अलग होता है कि अगर मैं एग्जिट पहले ही ले लूँ तब क्या एग्जीक्यूट होगा ये, और अगर मैं रन टाइम को ऊपर ले लूँ अब एग्जीक्यूट होगा ये। बिल्कुल सही। अब मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, अब बिल्कुल सही। ठीक है, अब सीन ये होता है ना, ये जब कर पाओगे ना जब बेस क्लियर हो। अब बेस क्लियर नहीं है तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो बस ठीक है, अब यहाँ पे अब सब सही है। ये हमने रन टाइम पे 3 शटडाउन हुक लगा दिए, फिर हमने मशीन एंड करने के लिए सिस्टम डॉट एग्जिट लगा दी। अब यूजली एब्रप्टली बंद हो सकती है मशीन। एब्रप्टली अब क्या हो गया, एब्रप्टली बंद कैसे हो जाएगी, जैसे मेन थ्रेड के अंदर हम एक्सेप्शन थ्रो कर दें तो वो थ्रेड ही मार देता है ना जब एक्सेप्शन आता है। तो सेम वे में हम कुछ भी काम कर सकते हैं जिससे हमारा सिस्टम बंद हो जाए। अभी मिमिक करने के लिए हमने सिस्टम डॉट एग्जिट लगाया है, कभी भी कोड में कभी भी सिस्टम डॉट एग्जिट नहीं लगाना है। तो हमारा शटडाउन हुक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो सबसे ज़्यादा जो पैकेजेस हैं इंटरनल ये किसके बनते हैं, मल्टी थ्रेडिंग के। सबसे बड़ा मल्टी थ्रेडिंग ये है। ओके ओके, हम सिंक्रोनाइज में आ गए हैं। ठीक है नाइस, ठीक है नाइस, हम सिंक्रोनाइज में आ गए हैं। उसके बाद ही वेट नोटिफाई हो जाएगा, फिर हम बनाएंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद लैच एंड बैरियर, एग्जीक्यूटर्स, बस इतना ही करेंगे। थ्रेड में हम एग्जीक्यूटर्स तक ही जाएंगे, लैच एंड बैरियर प्लस एग्जीक्यूटर्स। कंप्लीटेबल फ्यूचर भी उसी में कवर कर लेंगे, काम ख़त्म। तो भी टाइम कितना बचा है, अभी 11 होने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिंक्रोनाइज ना स्टार्ट कर देते हैं, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। थ्योरेटिकल कवर कर देते हैं, फिर कल हम इसको प्रैक्टिकल वापस स्टार्ट कर देंगे। तब अभी होता क्या है, अभी जब भी मैं एक मेथड कॉल करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है अगर मेरा ए, उसका एक मेथड है m1। ठीक है, तो ए ऑब्जेक्ट का अगर मैंने m1 मेथड कॉल किया तो, और अगर मैंने ए ऑब्जेक्ट को शेयर कर दिया 2 थ्रेड के बीच में, और दोनों थ्रेड उसका m1 मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जब भी हम एक मेथड कॉल करते हैं स्टैक बनता है मेथड का। क्लियर है ना, इतना हमने मेथड वाली क्लास में देखा है, स्टैक पूरा एक बनता है। तो जब भी मेरा एक थ्रेड एक मेथड बनाएगा तो जो स्टैक है वो उस पर्टिकुलर थ्रेड के लिए वो स्टैक बनेगा। तो दो थ्रेड्स ने अगर बनाया है, कॉल किया है, हाँ, जितनी बार जो थ्रेड कॉल करेगा उसको उतनी बार उतने स्टैक बनते रहेंगे। अब लेकिन सीन क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, एक बारी में एक ही थ्रेड उसको एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही स्टैक बनेगा उसका एक बारी में। उस मेथड को कोई भी एग्जीक्यूट करेगा तो एक बार में एक ही थ्रेड उसका यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसके मल्टीपल स्टैक्स बनाना इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये अब मैं कैसे अब वो कर सकता हूँ, ये अभी तक तो हमने देखा नहीं था ये कभी भी होते हुए। तो इसको अचीव करने के लिए, जिससे मैं इंश्योर कर सकूँ कि एक मेथड को एक बार में एक ही स्टैक बने एक मेथड का, और इसी का एक इसकी एक इम्प्लीकेशन ये हो जाती है कि कोई मल्टीपल थ्रेड अगर आ रहे हैं तो उनमें से एक ही थ्रेड एक बारी में उसको एग्जीक्यूट कर सकता है मेथड को। क्यों? क्योंकि स्टैक ही एक ही बना सकता है। ठीक है, हम उल्टा चले हैं। यूजली लोग इतना सुनते हैं कि एक ही थ्रेड उस मेथड को एक ही बार एग्जीक्यूट कर पाएगा। हम नीचे से स्टार्ट करके वहाँ तक पहुँचें। तब अब होगा क्या, अब इसमें ये हो गया हमने कि 10 थ्रेड आ रहे हैं, 10 थ्रेड हम मेथड कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले आ गया वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, और बाकी सब करेंगे वेट। और जब पहले वाला जब एग्जीक्यूशन ख़त्म कर देगा, जब बाकियों में से किसी एक का नंबर लगेगा और फिर वो अंदर वो एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। तो इसमें थ्रेड्स में ना, अब थ्रेड्स बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। यूजली मैं ही बहुत बड़ा लेके चलता हूँ थ्रेड, लेकिन अंदर जाएंगे ना थ्रेड तो और बड़ा है। अब थ्रेड्स के अंदर भी ना ये कैसे होता है, SMF4s होते हैं, फिर थ्रेड के डिज़ाइन पैटर्न होता है जो मैंने आपको पहले ही बताया था।
थ्रेड के भी डिज़ाइन पैटर्न होता है स्टारवेशन बचाने के लिए, डेड लॉक्स बचाने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें भी लॉकिंग सिस्टम भी आएगा अभी इसमें ना। तो अगर मैंने ठीक है, लॉक्स में भी नहीं जाते हैं, लॉक्स का फिर अलग से कॉन्सेप्ट आएगा। तब इसमें क्या होगा, एक बंदा जाएगा, एक थ्रेड पर एक ही बार होगा, 10 थ्रेड आ रहे हैं एक एमएन मेथड को कॉल करने के लिए। तब एक थ्रेड नंबर 1 ने अगर वो ले लिया, थ्रेड 0 ने अगर ले लिया उसका लॉक, अब होता क्या है, अब ये ना लॉकिंग मैकेनिज्म में चलता है। थ्रेड 1 आ गया, वो कहते का मैं लॉक ले रहा हूँ इस मेथड का, नाउ ओनली आई विल एग्जीक्यूट इट। और जैसे ही फिर वो एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, उसका स्टैक क्रिएट होगा मेथड का, वो पूरा एग्जीक्यूट करेगा मेथड को, और उसके बाद थ्रेड डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका स्टैक। उसके बाद वो लॉक रिलीज हो जाएगा, फिर वो थ्रेड अपना अलग काम करने लग जाएगा। देन दिस मेथड इज़ फ्री अगेन टू एग्जीक्यूट, क्योंकि पुराना वाला थ्रेड काम करके जा चुका है। जब अब जो बाकी 9 थ्रेड बचे हैं उनमें से किसी को भी मिल सकता है, इट्स नॉट लाइक थ्रेड 1 को ही मिलेगा, थ्रेड 5 को भी मिल सकता है। अब मैं थ्रेड 0 से 5 पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि थ्रेड में को अगर नेम नहीं देते तो उसकी नेमिंग 0 से ही चलती है एंड तक। तब अब इन 9 में से किसी को भी मिल सकता है, तो ऐसे सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा और एक बारी में एक ही बंदा आके उस पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। ये रियल लाइफ सिनेरियो में अगर कुछ हम देखना चाहें अगर इसका, तो ये आ जाता है कि एक ही रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स ही है ना। मेथड क्या होता है, मेथड हमारा बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करता है, और उसको एग्जीक्यूट और बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कुछ डेटा चाहिए होता है, और उसमें देयर माइट बी अ चांस दैट वी आर मैनिपुलेटिंग दैट डेटा। एक तो होता है खाली प्रोसेस कर रहे हैं, दूसरा होता है उसको अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तब जो चेंज कर रहे हैं तो उसकी सीक्वेंसिंग में भी हम इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा। जैसे किसी नंबर को अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब इम्पैक्ट पड़ेगा ना। अगर हमने पहले डिवाइड कर दिया, उसके बाद माइनस कुछ किया, या माइनस पहले कर दिया फिर डिवाइड किया, तो अगर हमने सीक्वेंस चेंज कर लिया तो उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। ऑपरेटर्स का हमने सीक्वेंस चेंज कर लिया, इसलिए बॉड मास लगता है, पहले ब्रैकेट ओपन होता है फिर बॉड मास से जो रूल है वो इसलिए आया है एग्जिस्टेंस में। तो वो सेम चीज़ होती है, अगर एक ही रिसोर्स को उसको बहुत सारे लोग एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं, तब उसकी स्टेट क्या होगी वो हमको पता नहीं पड़ेगी। एक ही बैंक अकाउंट है, कोई पैसे डाल रहा है, कोई पैसे निकाल रहा है। तो अब मान लो कि अगर आप पैसे डालने की कोशिश कर रहे हो अपने अकाउंट में, तो आपने 1000 रुपीज़ थे आपके अकाउंट में, आप 1000 और डालने की कोशिश कर रहे हो। तो अब बैंक एप्लीकेशन क्या कर रही है, आपकी करंट पैसे निकाले आपके अकाउंट से उसने 1000, और उसने क्या किया, उसने आपके उसमें 1000 और प्लस किया, 2000 फिर बैंक में सेव कर दिया, ठीक है। सेम टाइम पे किसी ने 500 रुपये निकाल दिए। जब 500 रुपये किसी ने डिडक्ट किए, तब प्रोसेस क्या हुआ कि आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ है, किसी ने वो 1000 रुपीज़ निकाले, अपनी रैम में रखे, -500 किया, आउटपुट 500 बचा। अब ये बोल देगा डेटाबेस में 500 को सेव कर दो, यही रहेगा ना। तब 2 कॉल्स हो रही है साइमल्टेनियसली, एक कह रहा है 2000 सेव कर दो क्योंकि 1000 रुपीज़ डाल दिए गए, दूसरा कह रहा है 500 सेव कर दो। अब सीन ये है कि अगर इन दोनों को ऐसे अलाउ कर दिया गया तो स्टेट हमेशा ख़राब होगी। 2000 गए जब भी गलत है क्योंकि 500 रुपये तो खर्च हो चुके हैं, और 500 गए जब भी गलत है क्योंकि 1000 तो एक्स्ट्रा भी डाल चुके हैं। तो वहाँ पे दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या करते हैं, इन सब केसेस के लिए सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। पहले आप खाली अलाउ करोगे डिडक्ट करना, या आप खाली अलाउ करोगे ऐड करना। जब ऐड हो जाएगा 1000 का 2000 हो जाएगा, उसके बाद आप सेपरेट कर लो 500, तब 1500 आ जाएगा, स्टेट मेंटेन्ड है। या आप पहले माइनस कर लो, आप 1000 का 500 कर लो, उसके बाद आपको 1000 ऐड करने दिया जाएगा 1000, जब जाके आपका फिर भी स्टेट मेंटेन रहेगी, जो इवेंचुअली आंसर 1500 होना चाहिए वही मेंटेन रहेगा। तब इसमें सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। दोनों मेथड को एग्जीक्यूट करने को एक साथ ऑप्शन दे दिया, सिंगल रिसोर्स को एक्सेस करने का। इसमें मेथड की बात नहीं, इसमें सिंगल रिसोर्स है जो अमाउंट है। अगर हमने दोनों को एक्सेस दे दिया एक साथ एक्सेस, उसको एक्सेस करने का, वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो हमको रिसोर्स को लॉक करके रखना पड़ता है, और उस लॉकिंग मैकेनिज्म को डालने के लिए, ताकि एक मेथड एक ही बारी में एक रिसोर्स का यूज़ कर पाए, तो उसके लिए हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और अब सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगता है किसके साथ है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगता है क्लास के साथ बिल्कुल नहीं, खाली मेथड के साथ, ठीक है। क्योंकि बिजनेस लॉजिक होता क्या है, क्लास के एलिमेंट्स हैं 5, वेरिएबल में डेटा स्टोर होता है, मेथड में बिजनेस लॉजिक लिखे जाते हैं। अब कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स में, चाहे स्टैटिक हो चाहे इंस्टेंस हो, उसमें इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहे होते हैं बस। तो कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है, बेसिक जो काम होता है हमारे मेथड्स में होता है, तो हम मेथड्स के आगे लगाते हैं सिंक्रोनाइज कीवर्ड।
एक सिंक्रोनाइज कीवर्ड है, और जस्ट FYI सिंक्रोनाइज कीवर्ड आज के टाइम पे ऑब्सोलीट है। पता नहीं चलता क्योंकि अगर कोई मेथड होता है उसमें तो स्ट्राइक थ्रू दिख जाता है, कीवर्ड के साथ नहीं दिखता है। और जब मैं कह रहा हूँ कि ऑब्सोलीट है, इट्स नॉट लाइक कि जावा ने कह दिया ये हटा दो, हम हटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दे रहे हैं। बट यह इसके इतने सारे ड्रॉबैक है, जो एक लॉक क्लास आएगी बाद में देखेंगे हम, उसमें इतने सारे फ़ायदे हैं जो इसमें नहीं है। तो जो ज्वाइन देखा है हमने वो भी ऑब्सोलीट है, कोई यूज़ नहीं करता ज्वाइन, लैच एंड बैरियर यूज़ किया जाता है। आज के टाइम में कोई यूज़ नहीं करता सिंक्रोनाइज कीवर्ड, लॉक क्लास का यूज़ किया जाता है। बट ये एक बेसिक है और इसको पढ़ाना इसलिए पड़ता है क्योंकि लोग अभी भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। हाँ, पर ज़रूरी नहीं है, अगर ढंग की जगह पे जाओगे तो वो लॉक ही पूछेंगे। लॉक नहीं, लॉक के लिए सीधा मना कर दोगे तो कहे हाँ लैच एंड बैरियर और लॉक यही पूछा जाता है क्योंकि काम में यही आएगा। बट फिर वो ये सोच लेते हैं कि अच्छा लॉक नहीं पता कोई नहीं, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम होती है इंटरनेट पे भी इन सब चीज़ों की, तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड पूछ लेते हैं, उसी का एक अपर वर्जन है थोड़ा सा। ठीक है, तो अब थ्योरेटिकल देख लेते हैं थोड़ा सा। सिंक्रोनाइज मॉडिफायर इज द मॉडिफायर एप्लीकेबल फॉर मेथड्स बट नॉट फॉर क्लासेज एंड वेरिएबल। इफ अ मेथड और अ ब्लॉक डिक्लेयर्स as synchronized, then at one time only a thread is allowed to operate on a given object. ठीक है, और द मेन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनाइज मॉडिफायर इज दैट वी कैन रिजॉल्व डेटा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम। अब ये इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम क्या है जो मैंने भी बताई कि बैंक के अकाउंट में फिर डेटा कुछ भी ऊपर नीचे जाएगा। सेम चीज़ हम कहीं पे भी डाल सकते हैं। हम जब वोटिंग करते हैं, अगर हमने 100 लोगों को एक साथ वोट करने भेज दिया, अभी हम ये एग्जांपल करेंगे भी, 100 लोग बनाएंगे, उन सबको कहेंगे जाओ वोट करके आओ एक साथ। जब वोट किया हो गया, अब टोटल 100 वोट्स होने चाहिए ना, लेकिन उस टाइम वोट आ रहे होंगे 10, 20, 80, 30, 60, 100 कभी भी नहीं आएगा। लेकिन फिर हम उसको सिंक्रोनाइज कीवर्ड के साथ यूज़ करेंगे या लॉक्स के साथ यूज़ करेंगे, उस टाइम क्या होगा, सिर्फ हर टाइम 100 आएगा। ठीक है, लेकिन अब थ्रेड के साथ होता क्या है, जब भी अगर मैं एक मेथड को अलाउ कर देता हूँ कि जितने भी थ्रेड आए वो अपना स्टैक बनाओ और अपना काम करते रहो, तो उससे ना परफॉर्मेंस तेज हो जाती है। ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि किसको रुकना नहीं पड़ रहा है, वरना मेरा एक थ्रेड रुका रहेगा जब तक बाकी के 9 थ्रेड अपना काम ना कर रहे हैं, तब परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। तो इसका वही लिखा हुआ है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनाइज मॉडिफायर इज दैट इट इंक्रीजिंग द वेट टाइम। और फिर इससे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है थ्रेड के अंदर, वो टाइमिंग के अंदर, एक्जीक्यूशन टाइमिंग की। तो जो मेन पर्पस है सिंक्रोनाइज का, ये जब भी यूज़ किया जाता है जब हमें डेटा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना हो, या दूसरा हमको इंडिपेंडेंट टास्क मिल जाए। अच्छा नहीं, इसका तो यही है, थ्रेड का यूज़ करते हैं जब इंडिपेंडेंट टास्क को, लेकिन अब इंडिपेंडेंट टास्क में भी अगर शेयर रिसोर्सेज हो तब हमको उसमें सिंक्रोनाइज यूज़ करना पड़ता है, ताकि एक एक करके उसको एग्जीक्यूट करें सब। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, अगर सेम मेथड को सब एक साथ यूज़ कर लेंगे तो डेटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। और मल्टीपल थ्रेड अगर कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ठीक है, हाँ, तो जो ऑपरेशन वैसे होते हैं ना जहाँ पे आप स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी ऑपरेट करोगे तो नहीं स्ट्रिंग ही आएगी, तब वो भेज दो थ्रेड के बीच में स्ट्रिंग को, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपने स्ट्रिंग के जो ऑब्जेक्ट में जो पॉइंट कर रहा है वहाँ पे तो वही स्ट्रिंग रहेगी हमेशा। सेंस बना रही है बात? तो इसलिए जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो थ्रेड सेफ होते हैं, क्योंकि आप भेज दो उसको कहीं पे भी, चेंज तो कर नहीं पाओगे ना। अगर मेरा बैंक अकाउंट 1000 है तो वो 1000 ही रहेगा अमाउंट, क्योंकि वो इम्यूटेबल है मेरा, आप हिला ही नहीं सकते, चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन यूजली होता नहीं है, बैंक अमाउंट तो इम्यूटेबल होता ही है क्योंकि हिलता ही है वो तो। बट अगर कोई ऐसा स्टेट है, मेरा ऑब्जेक्ट मैंने इम्यूटेबल बना रखा है, तो मैं उसको मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में भी खुलेआम छोड़ सकता हूँ, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका, क्योंकि उसका स्टेट को चेंज ही नहीं कर पाएगा, तो वो फ़ायदा रहता है। फिर ठीक है, ठीक है, तो बस इतना ही है फिलहाल, हम इतना ही करते हैं, फिर सिंक्रोनाइज कीवर्ड ना हम कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। आज का जितना भी था आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो बाकी थैंक यू सीमा, कल कनेक्ट करते हैं। ओके बाय।